एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। और आज का सेशन हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक काफ़ी रिलायबल और काफ़ी आसान सी पोम, डस्ट ऑफ स्नो। ये दिखने में तो बहुत छोटी पोम है, 2 पैराग्राफ की पोम है सिर्फ, पर इसका मतलब बहुत डीप है। तो आज हम इसका मतलब देखेंगे कि इस पोम में ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो पोम को जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहले हम पोम का पूरा लेआउट पढ़ लेते हैं। इस पोम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें तो वैसे मैं बता देती हूँ कि इसका नॉर्मल क्या है। इसका मतलब द वे ऑफ क्रो यानी कि एक क्रो था, शूक डाउन ऑन मी इसमें बता रखा है कि एक हेमलॉक ट्री है, जैसा कि ये आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर एक क्रो बैठा होता, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा, और उसने ऑथर के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो राइटर है, पोएट है, उसके ऊपर स्नो गिरा दी थी उसने जब उसने शूक किया अपने आप को। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव द पार्ट ऑफ द रेस्ट द डे आई हैव रूड। यानी कि पहले इससे हमें पता लगता है कि पहले जो राइटर था उसका जो पहले जो मूड था वो ख़राब था। जैसे ही क्रो ने उस पर डस्ट ऑफ स्नो डाली वैसे ही उसका मूड चेंज हो गया और वो खुश हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पैरा बाय पैरा। यह है फर्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन। द पोम इज सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड एंड इज वॉकिंग बाय अ ट्री, अ हेमलॉक ट्री। इसमें बता रखा है कि पहले सीन में ऐसा हो रहा है कि जो पोएट है वो बैड मूड में है और एक ट्री के नीचे से निकल रहा है जो कि एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी कि हेमलॉक ट्री को यहाँ पे नेगेटिव में गिना जा रहा है। एज ही पासिस बाय अ क्रो हैपेंस टू थ्रो सम डस्ट ऑन हिम, वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर्स इज अननोन एंड देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन इन द पोम। यानी कि इसमें अब हमें ये पता लग गया जो पोएट है उसका बैड मूड है। जैसे ही क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर शूक डाउन करी वैसे ही उसका मूड चेंज हो गया और वो खुश हो गया, उसका बाकी का डे बच गया। इसमें हमें ये पता लग रहा है। और हमें ये भी पता लग रहा है कि जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, यानी कि इस पोम में उसको नेगेटिव प्रेफर किया जा रहा है। और जो क्रो है वैसे उसको नॉर्मल लाइफ में उसको नेगेटिव गिना जाता है, पर इस पोम में उसको पॉजिटिव गिना जा रहा है। इसमें पोम में ये नहीं बता रखा कि वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो उसके सर पे गिरी या शोल्डर पे गिरी या कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, वो पोएम में मेंशन नहीं है। ऑल्सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन अ डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एक्शन, यानी कि ये भी नहीं पता हमें कि बर्ड ने अपना जो हेड है उसको शूक किया जिसकी वजह से निकली वो डस्ट ऑफ स्नो पेड़ से, या उसने अपने पंख फैलाए या क्या, ये भी नहीं बता रखा। Whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branch or taking off, happened to see some of the particle of snow upon the author। यानी कि हमें नहीं पता कि क्रो ने क्या किया, ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसने ऐसा कुछ किया होगा। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just लाइक द पोएट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन। यानी कि यहाँ पे जो 2 एजेंट्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि हेमलॉक ट्री यानी कि एक पॉइजनस ट्री, उसको सैडनेस गिना गया है, और जो क्रो है उसको ग्लूम गिना गया है, जैसे कि पोएट का मूड था ओपनिंग सीन में। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन। फॉर रीजन्स अननोन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे। हमें नहीं पता किस रीज़न से ऑथर का एक गंदा दिन गया होगा, वो कुछ भी हो सकता है, उसका फैमिली से कुछ झगड़ा हुआ हो या बॉस ने उसको डांटा हो, कुछ भी हो सकता है, वो हमें रीज़न नहीं बता रखा पोम में। बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड द मूड इंस्टेंटली। पर जैसे ही उसके सर पे स्नो गिरी एकदम से उसका पूरा मूड चेंज हो गया। He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree। यानी कि उसका जो पूरा का पूरा दिन था वो बैड मूड पे ही जाने वाला था, पर क्रो यानी कि एक पॉजिटिव चेंज ने उस पर जब डस्ट ऑफ स्नो गिराई उसका मूड चेंज हो गया और उसका बाकी का दिन खराब होने से बच गया। जनरली हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस, बट द पोएट यूज्ड देम ब्यूटीफुली टू पोर्ट्रे द इनऑस्पेशियस थिंग्स कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस टू। यानी कि इसमें बता रखा है कि हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और क्रो को भी नेगेटिव ही गिना जाता है, पर पोएम में इस पोएट ने इसको ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया ताकि रीडर्स उसको समझ पाए, उसका वो पोएट क्या कहना चाह रहा है ये समझ पाए, इसलिए उसने उनको क्रो को पॉजिटिव लिया है और हेमलॉक ट्री को नेगेटिव लिया है। वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। यानी कि ये हमारा एक बहुत ही वो है
इंसानों का नेगेटिव पॉइंट उसको कह सकते हैं कि इंसान को जितना मिलता है उसमें वो खुश नहीं रहता, उसको और कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, उसकी वो चाह रखता रहता है, वो कभी भी गॉड को थैंक यू नहीं कहता जब भी उसको कुछ मिलता है। हमें हमेशा इसमें बता रखा है कि गॉड को थैंक यू कहना चाहिए जो उसने हमें दिया, और इसमें बता रखा है कि यही बता रखा है, वन मस्ट नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे द नेचर चूजेज और ब्लेसेस। यानी कि जो भी नेचर हमें देता है या जो भी वो हमें हेल्प करता है उसका हमें हमेशा थैंक यू करना चाहिए और ज़्यादा की उससे नहीं रखनी चाहिए उम्मीद। अब हमारा दोनों जो स्टैंजास थे उसकी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब हम इसकी पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी। इसमें हमें जैसे बताया था कि जो लास्ट वर्ड होते हैं जो वो सेम साउंड करने चाहिए, इसलिए जैसे कि हम अभी पीछे जाते हैं, ये देख लेते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। इसमें क्रो और स्नो जो है वो सेम वर्ड्स गिने जा रहे हैं, तो ये ए रेफर हो गया। मी और ट्री दो सेम वर्ड्स, मतलब साउंडिंग सेम है इनकी, तो ये बी हो गया। ए बी और फिर ये हार्ट और पार्ट, तो ये हो गया सी और मूड और रूड यानी कि डी। तो ए बी सी डी ऐसा हो गया इसका राइमिंग स्कीम, जैसे कि मैंने बताया ए बी सी डी। अब इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हैं उसको देख लेते हैं। एलिट्रेशन, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स। द इंस्टेंसेस ऑफ एलिट्रेशन आर एज फॉलोज, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। देख लेते हैं पीछे जाके कहाँ पे आया ये। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेवलॉक ट्री, हैज गिवन माई हार्ट। यानी कि एक ही लाइन में दो कोई भी साउंड्स, यानी कि एच साउंड यहाँ पे रिपीट हो रही है एक ही लाइन में, तो एच और एच ये दो साउंड रिपीट होने की वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन लगा है। अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। सेव्ड और सम में एस और एस आ रहा है, तो इसकी वजह से हमारा एलिट्रेशन यूज हुआ है, यानी ये पोएटिक डिवाइस। आगे चल लेते हैं। Inversion, when the structure of the sentence is changed by the poet to create rhyme, this poetic license is called inversion and stanza 1 inversion can be seen. अगला देख लेते हैं assonance. The prominence of the vowel sound throughout a line is called assonance. In stanza 1 line 2 shook down on me, o sound is prominent. Embellishment, when the same sentence continues to the next line without the use of any punctuation mark, it is called enjambment. Embellishment, it has been used throughout the poem, यानी कि पूरी पोम में embellishment यूज हुआ है। देख लेते कैसे। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द, अच्छा यानी कि कहीं भी पोम में एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा कुछ नहीं आए, सिर्फ लास्ट वाले में आए क्योंकि पोम खत्म हो गई यहाँ पे। नहीं तो पोएट जो था वो कॉमा लगा सकता था, अ वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी के बाद कॉमा लग सकता था, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री के बाद कॉमा लग सकता, पर उसने नहीं लगाया, तो इसलिए इसको मैनेजमेंट रेफर किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जल्दी से इसके। What is the dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? यानी कि dust of snow क्या है और पोएट का मूड जो है वो चेंज कैसे हो गया। डस्ट ऑफ स्नो होता है जो टाइनी पार्टिकल्स होती है स्नो की, यानी कि स्नो फ्लेक्स या स्नो की काफ़ी टाइनी पार्टिकल जिनको डस्ट रेफर किया जा सकता है, डस्ट की साइज की। द पार्टिकल्स आर ऑल्सो सो स्मॉल दैट द पोएट हैज़ रेफर्ड देम टू एज डस्ट, यानी कि मैंने जैसा बताया कि डस्ट जितने स्मॉल पार्टिकल है इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो कह रखा है पोएट ने। द पोएट वॉज इन आवफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम, यानी कि जो पोएट था वो पहले बहुत ही बुरे मूड में था पार्टिकल उसके ऊपर पड़ने से पहले। दिस चेंज द पोएट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली एंड हिज डे हैड गॉट अ लॉट बेटर, यानी कि पार्टिकल जो थे स्नो के उसको पड़ने के बाद जब वो पोएट के सर पे गिरे उसके बाद उसका एकदम से माइंड इंस्टेंटली मतलब एकदम से उसका माइंड था वो चेंज हो गया और उसका दिन अच्छा जाने लग गया। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोम? द फॉलोइंग क्वेश्चन में हेल्प यू टू थिंक ऑफ द आंसर, यानी कि फ्रॉस्ट ने नेचर को इस पोम में कैसे रिप्रेजेंट किया। What are the birds that are usually named in the poems? Do you think a crow is often mentioned in poems? What images come to your mind when you think of a crow? अब इसका आंसर नहीं देखना, सीधा सीधा सोचते हैं कि अगर आपके दिमाग में क्रो आ रहा है। अब मैंने एक अपना हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा था, उसमें ऐसा कुछ था कि कभी क्रो को पॉजिटिव गिना जाता है, कभी क्रो को नेगेटिव गिना जाता है, यानी कि जो हमारे पितृपक्ष किसी ने सुना हो तो उसमें क्रो को पॉजिटिव गिना जाता है कि अगर हम कौवे को खाना खिलाएं तो उसका जो भी वो खाता है वो सीधा हमारे चाहने वालों की
ऐसा मतलब ऐसा कुछ ही होता है कि मान्यता वगैरह है या पता नहीं क्या। तो और ऐसा होता है, और एक होता है कि अगर कौवे की कर्कश यानी कि जो उसकी वाणी होती है, कड़वी वाणी अगर आप सुन लेते हो तो आपका दिन अच्छा नहीं जाता। ऐसी काफ़ी मान्यता है, अंधविश्वास कुछ भी कह लो। तो उस हिसाब से क्रो को नेगेटिव भी गिना जाता है और क्रो को पॉजिटिव भी गिना जाता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स। अब बर्ड्स लाइक स्पैरो, नाइटिंगल और पीकॉक के पोएम में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? स्पैरो को इसलिए करते हैं क्योंकि वो शांति का प्रतीक होती है, यानी कि ना कोई वो गंदी वाणी, मतलब गंदी इन द सेंस तीखी वाणी, उसकी आवाज़ सुन के किसी को कान में दर्द नहीं होता। नाइटिंगल की आवाज़ अच्छी होती है। पीकॉक कलरफुल होता है, मतलब कोई पोम में अगर कोई अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के बारे में बताना है समझ लो, तो पीकॉक को यूज़ करेंगे। जैसे कि पीकॉक के फेदर्स होते हैं, वैसे हमारे इंडिया में रिलीजन है या फेस्टिवल है वॉटेवर, तो पीकॉक के फेदर कलरफुल होते हैं, इसलिए हमारा जो भी रिलीजन या वो हो तो वो भी कलरफुल हो जाए, ऐसा कुछ भी रिफर हो सकता है। इसलिए पोम में ये सब ज़्यादा यूज़ होते हैं बर्ड्स। अनलाइक दीज बर्ड्स, क्रो आर ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ डूम एंड फेयर, यानी कि वही मैंने बताया कि क्रो को नेगेटिव भी किया जाता है और पॉजिटिव। पर आप पोएट की थिंकिंग देखो कि उसने इस पोम में उसको कैसे पॉजिटिव वे में कर लिया रेफर। वैसे नॉर्मली डूम और फियर के लिए क्रोज को रेफर किया जाता है। दे आर ऑफन यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस। वही मैंने बताया कि क्रो को नॉर्मली नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए यूज किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और ओक और पाइन? अब मैपल की लीफ आपने देखी होगी, कैसी सुंदर सी होती है, रेड सी कलर की। ओक और पाइन कितने सुंदर सुंदर ट्री होते हैं, पर उसने हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया? पॉइजनस ट्री क्यों लिया उसने? ये देख लेते हैं आंसर। ट्रीज आर ऑल्सो बीन सीन एज माइटी क्रिएचर्स इम्पार्टिंग विजडम एज देयर टू ओल्ड, यानी कि जो विजडम होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओल्ड ट्रीज, यानी कि जैसे मैपल, ओक और पाइन, काफ़ी जब पुराने हो जाते हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज कनेक्टेड इन एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, यानी कि ये जो ट्रीज होते हैं ये ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को नेगेटिव एनर्जी को रेफर किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नेगेटिव एनर्जी, जो कि जो मैपल, ओक और पाइन है ये ट्रीज अब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सारी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब करके पॉजिटिव एनर्जी यानी कि ऑक्सीजन को वो देते हैं हमें। बट देयर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस टू लाइक अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री बता रखा है इसमें कि पॉइजनस ट्री है। द पोएट डज नॉट मेंशन अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल, ओक और पाइन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू इंडिकेट अ सैड सीन। अब जैसे कि बताया कि पोएट का मूड जो था वो सैड जा रहा था पोएम में, इसलिए उसने इस हेमलॉक ट्री को यानी कि पॉइजनस ट्री को वो किया, कंसिडर किया। अ हेमलॉक ट्री इज कंसिडर्ड बैड एंड सो ही रेफर्स टू इट, यानी कि उसको एक बैड सीन क्रिएट करना था, इसलिए उसने पॉइजनस ट्री यानी कि हेमलॉक ट्री में रेफरेंस की। अभी तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अभी तक अगर आपको समझ आ रहा हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को नॉलेज मिल पाए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। What do the crow and hemlock represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? Both crow and hemlock tree represent sorrow, यानी कि जो crow है और hemlock tree है वो दोनों ही sorrow को represent करते हैं। Frost has used both negative creatures, crow and the hemlock tree, as the carriers of positivism and strength that transform his day for the better. By not using birds like sparrow and nightingale and trees like maple, oak or a pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions we have about certain agents of nature. He has tried to make us understand what to see the world and now how it is, but as how we want to see it. यानी कि वही है कि अपना जैसे आप जिस नज़र से देखते हो पूरी दुनिया को, जो आपका ऑपोजिट जो बंदा है वो अलग नज़र से देखता है। ऑब्वियसली सबकी सेम सोच नहीं होती, सब अलग अलग अंदाजे से एक चीज़ को देखते हैं। अब आपने ये वाला एग्जांपल तो सब नहीं सुना होगा कि एक बॉटल है, अब वो आधा उसमें पानी है, तो आप उसको क्या कहोगे? अगर आप कहते हो कि ये बॉटल आधी खाली है, इसका मतलब आप एक नेगेटिव सोच रखने वाले पर्सन हो, क्योंकि आपने उसकी नेगेटिवनेस देखी, आपने ये देखा कि वो बॉटल खाली, जबकि आपने ये नहीं देखा कि वो बॉटल आधी पानी से भरी हुई है। तो अगर आपका आंसर ये होता कि बॉटल आधा पानी से भरा हुआ है, तो इसका मतलब आप एक पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन हो। तो वही है, अलग अलग नज़रिया देखने का हर एक चीज़ को। इस पर हम और डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो पूरी डिबेट हो सकती है।
So thank you for watching this video. I hope I cleared all your doubts, and if you like this video then don't forget to like, share and subscribe. ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइट्स पे पहुंचा दो ताकि आप हमारे साथ नॉलेज और एजुकेशन गेन कर पाओ. थैंक यू सो मच.